इस बार जो विधानसभा चुनाव है, खासकर झारखंड में जो परिस्थिति बन रही है वो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति में उत्पन्न हो चुकी है। इसी कड़ी में बिशुनपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं समीर उरांव जी। इनसे हम जानते हैं कि इनको जनता का साथ या जनता का एक तरह से मतलब बोला जाए कि उनको क्या रिव्यू नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और अभी ऑफ कैमरा जब मैं इनको देख रहा था, इनकी बात सुन रहा था, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, हम तो इनके धांगर ही हमके धांगर समझा और हमकी अब की बार मौका देवा। तो हम जानना चाहते हैं समीर उरांव जी धांगर कैसे बनेंगे। दादा, जैसे अभी आपने बोला ऑफ कैमरा कि हम जनता के बीच में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पे काम करना चाहते हैं, लेकिन धांगर बन के, तो ये धांगर शब्द बहुत बड़ी बात होती है। धांगर शब्द की परिभाषा जनता के प्रतिनिधित्व के तौर पर आप कैसे परिभाषित करेंगे? निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का सेवा का काम करना चाहता है तो उनके अंतःकरण से यह भाव होना चाहिए कि मैं पूरे मनोयोग के साथ सेवा। उसी भाव के साथ मैंने कहा हमारे बिशुनपुर क्षेत्र के हमारे जनता के बीच संवाद करने में मैंने यही कहा कि हो वहाँ पर मैं ईमानदारी के साथ एक सेवक बनकर के धांगर बनकर के काम करने का इन लोगों को मैंने भरोसा दिलाया है। मैं पिछले 15 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूँ कि यहाँ के माननीय विधायक जी भी सेवक धांगर की भावनाओं के साथ इन क्षेत्रों में लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे इस क्षेत्र के लोगों को भ्रमित करके, गुमराह में रह करके, सेंटिमेंटल भावनाओं के साथ जोड़ करके कि हम भी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो हमारे पास आ रही है, वर्तमान विधायक के बारे में जो बोला जा रहा है कि हमें सिर्फ उनको फ़ोटो में देखा है, तो क्या आपको ये सत्यता नज़र आ रही है कि जो जनता है उनका सवाल है कि भाई हमने उनको फ़ोटो में देखा है और पिछले विगत 15 सालों से जो देखने को मिल रहा है क्षेत्र का जो विकास है, एक धांगर के रूप में अगर वो अपनी व्यवस्था दिए होते जनता के बीच में, तो वो व्यवस्था क्या बनी होती आज तक? निश्चित रूप से जो क्षेत्र की जनता कह रही है कि केवल फोटो में देखे हैं, ये वास्तविकता है। उन्होंने कभी भी इस क्षेत्र के लोगों के साथ सीधा संवाद कभी नहीं किया और ही ना गांव में गया, इसलिए फोटो में ही देखा है। कहीं कहीं एक आधा बार आया तो अखबार में छप गया तो देखा होगा। अच्छा, जनता के बीच में एक सवाल समीरदा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपके भाषणों का ही कुछ सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जनता के बीच में उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि लाल पाड़ साड़ी के करता धरता उसके डिस्कवरी पावर उन्हीं के हाथ में है, तो क्या इसमें कहाँ तक की सत्यता है कि मतलब उन्होंने क्या पेटेंट करा लिया है? क्या किसी व्यवस्था के जो परिधान है उसको क्या पेटेंट करा लिया है? देखिए, इन सवालों का जवाब बहुत लंबी हो सकती है, इस विषय पर चर्चा भी लंबी हो सकती है, लेकिन सिर्फ मैं ये यहाँ के जो है माननीय विधायक जी के इस क्षेत्र में आने के बाद ही यहाँ का सरना झंडा, यहाँ के लोगों की जो है वाद्य यंत्र, मांदर, नगाड़ा, ये सारी चीज़ें का उत्पत्ति इनके आने से ही हुआ है, ऐसा स्वयं को कहता है। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ कि धांगर ऐसा नहीं बोलता है, धांगर हमेशा से मालिक जैसा बोलता है उसका करता है। ये तो जनता मालिक है, तो मालिक जैसा बोलता है वैसा कुछ भी ये नहीं किया है। और ये जो नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वैसे बातों को बोल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि जनजाति आदिवासी समाज किसी व्यक्ति के किसी भी प्रकार के किए गए चीज़ों को अस्थायी रूप से नहीं मानता है। ये जनजाति समुदाय खास करके इधर के उरांव, मुंडा, खड़िया, हमारे जो बिशुनपुर गुमला जिला के लोग हैं, इन लोगों का अपना पारंपरिक चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम एंड कस्टम है। उनकी जो है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और प्लान है, उसके हिसाब से ही चलता है। इसलिए ये व्यक्ति के
साथ व्यक्तिगत रूप में किन्हीं बातों को लेकर के जुड़ सकता है, लेकिन ऐसी संस्कृति, परंपरा, आस्था, ये विश्वास धरोहर किसी की नहीं हो सकती, धरोहर नहीं हो नहीं जुड़ सकता है। ये धरोहर के साथ ये सारे लोग जुड़े हुए हैं लेकिन और किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं हो। धरोहर विशेष व्यक्ति की तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन इस धरोहर के माध्यम से लोगों को सेंटिमेंटल जो है एक तरह से विचारों को कन्वर्ट करते हुए अपने पक्ष में लाने का यह भाव जो है सेवा का भाव नहीं होता है, ये छल प्रपंच करने वाले लोगों की गिनती में आती है। तो ये 15 सालों से यहाँ के जनता का छल प्रपंच करके वो एक तरह से हम अगर राजनीतिक भाषा में बोले तो शोषण ही किया है, दोहन ही किया है, जिसके चलते इस बार पूरा इस क्षेत्र के जनजाति समाज उनके लिए जो है एक विपक्ष के रूप में खड़ा होकर के यह क्षेत्र में चर्चा कर रहा है, यानी उनको समर्थन करने का तनिक भी विचार नहीं बना रहा है। देखिए, आपके विचार तो हमको लगता है कि जनता के बीच में आपके भी विचार जा रहे हैं, उनके भी विचार जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव में जीत के उपरांत मुख्य 3 बिंदु ऐसे क्या होंगे जो त्वरित जीतने के बाद आप जनता के लिए करेंगे, जो उनके लिए सर्वोपरि होगा? देखिए, नंबर 1 कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो रूप से हमारी पार्टी में ऐसा पूरे देश भर में शासन चल रहा है, वहाँ पर ना प्रशासन के लोग जेल गए हैं और है ना मंत्री लोग जेल गए हैं, इसलिए यह विषय हमारे पार्टी में है ही नहीं। अच्छा, वर्तमान विधायक जो पिछले 15 साल से अपने क्षेत्र में अपने आप को होना जाहिर करते हैं, उनको अपने तरफ से आप भी प्रत्याशी हैं, वो स्वयं प्रत्याशी हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश होगा? मैं तो बोलूँगा कि चमरा बाबू, 3 बार से आप विधायक रहे, आपको जनता अब पसंद नहीं कर रही है, इसलिए अब मेरे साथ आ जाइए काम करने के लिए। मतलब आप चाहते हैं कि वो आपके पार्टी ज्वाइन कर लें, आपके साथ आ जाए? ज्वाइन करे चाहे नहीं करे, हमारे साथ काम करने के लिए आ जाए, यही मैं बोलूँगा। मतलब आपको साथ दें, आपके क्षेत्रों में आपके विकास के साथ में सहभाग। रोड, बिजली, पानी, ये 3 चीज़ें व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। ये 3 चीज़ें जहाँ भी, जिस जगह पर, जिस गांव में जो आवश्यकता है, उन चीज़ों को करना। दूसरा क्या है कि इस क्षेत्र में पलायन की सबसे बड़ी समस्या है। पलायन का कारण है बेरोजगारी। तो ये पलायन कैसे रुके, उसके लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए कई प्रकार के जो है स्थानीय योजना से लेकर के भारत सरकार की योजनाओं को इन क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट करना। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश भर की जनता को स्किल्ड करके, हुनर तैयार करके अपने क्षेत्रों में भी संबंधित जो जॉब रोल है, उस जॉब रोल के आधार पर वहाँ के लोगों को रोजगार व्यवस्था मुहैया कराना। अगर हम स्किल्ड कराते हैं तो जो जॉब रोल है उसके आधार पर हम स्किल्ड कराते हैं, तो स्किल्ड कराने के बाद उनके लिए उस क्षेत्रों में काम करने के लिए इक्विपमेंट्स को कैसे हम उनको मुहैया कराएं, ताकि वो वहाँ पर सभी प्रकार के चीज़ों से पूरा पूर्ण होकर के अपने इस कामों को आगे बढ़ाएगा, तो उनकी आय आमदनी बढ़ेगी। तो ये कुल मिला के आपको रोजगार से जोड़ने का रुकेगा। मूलतः पलायन रोकने का है, तो ये पलायन रुकेगा। ये पलायन रुकेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पलायन रुकने से कई लाभ है। पलायन रुकेगा तो क्यों रुकेगा कि वहाँ कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के द्वारा उत्पादन हो रहा है, और उत्पादन होगा तो वहाँ के आर्थिक जो आमदनी है वो बढ़ेगी, और वो आमदनी जो है जहाँ पर है वहाँ के लिए जो है वो वहाँ के आर्थिक स्थिति को संतुलन करेगा। इसके बाद में वो देश के कोष के खाते में आएगा, तो देश के अंदर भी उनके उत्पादन से आंशिक सहयोग ही सही, लेकिन अगर पलायन रुकता है तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, और अपने जो है धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था से भी जुड़े रहेंगे और चैन की नींद सोएंगे, और अगर बीमार भी हुआ तब भी उसको सेवा करने के लिए स्थानीय लोग उनको मिलेंगे। कई प्रकार का लाभ है। तो ये पलायन से कई प्रकार की समस्या है, पलायन रुकने से, रोजगार मिलने से कई प्रकार की समस्या का समाधान भी यहाँ है। तो ये मैंने देखा है कि ये पहला प्राथमिकता होना चाहिए कि इस क्षेत्र के लोगों को, चूँकि आजकल क्या है कि
दुनिया के अंदर इस देश के कुछ ऐसे उत्पादित वस्तु को पूरा देश डिमांड कर रहा है, जैसे मिलेट फूड है, मड़ुआ है, गुंदली है, मकई है। ये हम लोग इधर पहले क्या बोलते, दे दे वाले गरुले टाइप का बोलते थे, लेकिन ये इतना भी महत्वपूर्ण हो गया है मिलेट फूड, गुंदली और मड़ुआ, मोटे अनाज। ये जो है मोटे अनाज इतना है, इस क्षेत्र में पैदा करके कैसे इसका जो है कलेक्शन करे, कैसे इसका प्रोसेसिंग करे, इसका लेबलिंग बोटलिंग करें, जैसे इसका बिस्किट बनता है, इसका जो है पापड़ बनता है, इसका लड्डू बनता है, इसका कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनता है। और इसमें इतना इम्यूनिटी पावर है कि कई प्रकार के बीमारियों को, और जो है अपने शरीर के कई ऑर्गन्स में जो है कोई भी डिफेक्टेड रहता है तो उसको ये स्टेबल करने में सहयोगी होता है। ऐसा ये हमारा ये रागी, मड़ुआ और ये मिलेट फूड में मोटे अनाजों में है। तो इन चीज़ों का यहाँ कैसे उत्पादन अधिक से अधिक हो। हमारे यहाँ महिलाएं जो है कितने संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर के लाइवलीहुड के माध्यम से कई प्रकार के काम चल रहे हैं। इन लोगों के दोबारा जो है संकलन करना, प्रोसेसिंग करना, लेबलिंग करना, बोटलिंग करना, और 50 रुपया में अगर मड़ुआ मिल रहा है 1 किलो, तो 1 किलो का सामान ये लोग तैयार करता है तो मेहनत करके भी 100 रुपया होगा, लेकिन वो आप बाहर में बेचेंगे तो 300 रुपये का मूल्य मिलता है। तो ऐसे गांव के लोगों को आमदनी होगा। इन सारे चीज़ों को यहाँ पर कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मतलब बेसिक मुख्य जो आपकी व्यवस्था है वो स्वरोजगार पे, रोजगार की ओर विशेष ध्यान देने की है कि ये एग्रीकल्चर एरिया है, सिंचाई की सुविधाएं कम है, यहाँ की धरातलाकृति थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसलिए फॉलो इरिगेशन करने में कई प्रकार की समस्या है। तो यहाँ पर आजकल सोलर पैनल, डीप बोरिंग और कैसे समरसेबल के माध्यम से यह जो है सिंचाई की सुविधा हो, जिससे कि 4-5 किसान मिला करके एक सोलर पैनल से सिंचाई करेगा तो अच्छा यहाँ सब्जी, खेती, फल ऐसा कर सकता है। चूँकि ये सेन्हा का एरिया में हम लोग बैठे हैं, सेन्हा का एरिया में फल सब्जी उत्पादन करने के लिए अभी अग्रणीय रहा है। यहाँ के छोटे से थोड़े से ज़मीन के हिस्सों से वो पूरे साल भर का अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर के सारी चीज़ों की सुविधा व्यवस्था यहाँ कर लेते। ये थे समीर उरांव साहब, इनके विचार थे बिशुनपुर जनता के प्रति। इन्होंने अपना आभार भी जता रहे हैं कि इनका सपोर्ट इनको मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये प्रयासरत रहे हैं कि जो चीज़ें पिछले 15-20 साल से नहीं हो पाई हैं उसको और बेहतर कैसे की जा सकती है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं इंद्रजीत भगत लाकड़ा। जय हिंद, जय झारखंड।